हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में कूलम्स लॉ हमने पढ़ा था। आज उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए पहले एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, है ना। दिया हुआ है कि ए चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन टू बॉडीज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ R, फाइंड मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम मतलब हमको मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमको निकालना है। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चा, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। दो चार्ज बॉडी है, एक चार्ज ये है और एक चार्ज बॉडी ये है, ठीक है। दोनों कितनी दूरी पे है? r डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। यही Q चार्ज को दोनों बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो मान लेते हैं इस पे चार्ज आपका Q आया, तो इस पे कितना चार्ज आएगा? कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, है ना। कैपिटल Q की वैल्यू दिया हुआ है, स्मॉल q हमने माना है। तो दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा F की वैल्यू ये कितना हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इन होता है बच्चा। तो चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ पे K और Q का वैल्यू स्मॉल q है और Q2 का वैल्यू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन क्या हो गया? R स्क्वायर हो गया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। ये F का जो वैल्यू हो गया K और इस बाई R स्क्वायर, है ना, और कैपिटल Q स्मॉल q माइनस Q स्क्वायर, आपका ये फोर्स का वैल्यू हो गया। चलिए ठीक है, इसमें आप देख रहे हो कि ये वाला पोर्शन क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, K तो कांस्टेंट है और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आपको गिवन है, तो ये आपका कांस्टेंट हो गया। लेकिन आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है बच्चा कि मैक्सिमम फोर्स क्या हो। तो कोई है ना, कोई फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो, उसके लिए उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो कांस्टेंट है ना, तो किसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए? इसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। तो इसी बात को हम लोग लिखते हैं फोर एफ मैक्स, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स के लिए डिफरेंशिएशन जो वेरिएबल है, तो वेरिएबल ये वाला टर्म है कैपिटल Q इंटू स्मॉल q माइनस स्मॉल q स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल क्या है? Q है, तो विथ रिस्पेक्ट टू Q इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? 0। आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो Q तो कांस्टेंट है और स्मॉल q का डिफरेंशिएशन स्मॉल q के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1, और इधर क्या हो जाएगा? 2q, 2 स्मॉल q इजकल टू 0। तो स्मॉल q का वैल्यू क्या हो गया? कैपिटल Q बाई 2। तो याद रखेंगे कैपिटल Q बाई 2 यहाँ पे हो गया किसका वैल्यू? Q का वैल्यू कैपिटल Q बाई 2, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? कैपिटल Q बाई 2। मतलब कि यदि आप चाहते हो, है ना, कि मैक्सिमम फोर्स मिले तो दोनों चार्ज बॉडी पे इक्वल चार्ज रखोगे तो आपका फोर्स क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। तो एफ मैक्स कितना हो जाएगा? एफ मैक्स आपको निकालना है, मैक्सिमम फोर्स निकालना है। दोनों एक दूसरे पे जो मैक्सिमम फोर्स लगाएगा तो Q का वैल्यू स्मॉल q का वैल्यू कैपिटल Q बाई 2 रख देना है। तो आपका ये वैल्यू था, है ना। तो K स्मॉल q का वैल्यू कैपिटल Q बाई 2 और दूसरा भी चार्ज, है ना, Q माइनस कैपिटल Q बाई 2 क्या हो जाएगा? ये भी Q बाई 2 हो जाएगा अपॉन क्या चीज़? R स्क्वायर। तो देयरफॉर एफ मैक्स जो हो गया हमारा, एफ मैक्स यहाँ पे कितना हो गया? कि कैपिटल Q स्क्वायर बाई 4R स्क्वायर, ये आपका मैक्सिमम फोर्स हो गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस बात को, है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, VVI है, इसका रिजल्ट याद रखेंगे कि यदि Q चार्ज को दो बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट करना है इस तरह से जिससे कि दोनों के बीच का फोर्स क्या हो? मैक्सिमम हो, तो क्या करना पड़ेगा? हमको आधा आधा दोनों बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तब आपको जा करके क्या मिलेगा? मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। तो इसको पॉज करके फटाफट लिख लेंगे बच्चा, है ना। चलिए कुछ पॉइंट हम लोग स्टार देकर के लिखते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना, तो लिखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल
कैन बी applied to find net resultant force on any one charge, है ना। इस बात को समझेंगे। मान लेते हैं कि ढेर सारा चार्ज है, एक Q1 है, एक Q2 है, ये आपका Q2 हो गया, ये आपका Q3 हो गया, ये आपका Q4 हो गया, है ना। ढेर सारा चार्ज है और एक चार्ज आपका Q है। निकालना है कि इस Q चार्ज पे कितना नेट फोर्स लगेगा, इस Q चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। तो बोलेंगे Q1 जो चार्ज है ये इस पे फोर्स लगाया इधर की तरफ, कितना लगाया F1। Q2 जो चार्ज है वो इस पे फोर्स लगाया इधर की तरफ F2। Q3 जो है वो मान लेते हैं इधर की तरफ फोर्स लगाया, है ना, ये F3 हम लोग इसको मानते हैं। Q4 जो है आपका इधर की तरफ फोर्स लगाया, इसको हम लोग F4 मानते हैं। तो याद रखना है कि नेट फोर्स जो हो जाएगा F नेट, है ना, नेट फोर्स जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है कि, है ना, नेट फोर्स बराबर सम ऑफ ऑल फोर्स, है ना। तो क्या हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। यदि चार ही चार्ज है और चार चार्ज मिल करके Q पे जो फोर्स लगा रहा है तो सारा का हम लोग क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। और चूंकि फोर्स आपका वेक्टर है तो सम कैसा होगा, वेक्टर होगा। तो यही आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, ठीक है। यही आपका क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अच्छा, एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, और इससे हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ठीक है। और एक आपका मान लो ये आपका क्या है, एक रॉड है, ये आपका नेगेटिव चार्ज बॉडी है, ठीक है। अब ये दोनों बॉडी को आप यदि नज़दीक में लाओगे, दोनों बॉडी को आप क्या लाया, नज़दीक में लाया, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा बच्चा, है ना। या मान लेते हैं इस पे भी पॉजिटिव चार्ज ही है, इस पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज ही है, ठीक है। इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों चार्ज बॉडी को आप क्या लाया, नज़दीक लाया। तो नज़दीक लाओगे तो आप जानते हो, मान लेते हैं ये क्या है, आपका मेटल है ना। तो मेटल है, ये पॉजिटिव चार्ज है, मेटल के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या चला जाएगा, सारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो गया। अब देखो बच्चा, ये पॉजिटिव और निगेटिव के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और ये पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। चूंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज काफ़ी करीब है, इसके वजह से आपने देखा था कि जो कूलम्ब्स लॉ था उसमें डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच, है ना, ये दोनों के बीच क्या है आपका, ये दोनों के बीच डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस आपका ज़्यादा है। भले ये निगेटिव चार्ज कम है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि ऑल ओवर इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज कम होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। ओवरऑल इस पे ये जो बॉडी है निगेटिव चार्ज बॉडी है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कम होने के वजह से अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, रिपल्सन कम हो जाएगा। तो ओवरऑल ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। ये दोनों क्या करने लगेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेगा। तो आपने क्या देखा कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी और पॉजिटिव चार्ज बॉडी के बीच अट्रैक्शन भी हो सकता है ना। पॉजिटिव चार्ज बॉडी के बीच अट्रैक्शन हो सकता है बॉडी,
लेकिन यही पॉइंट चार्ज रहे तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के बीच ऑलवेज क्या होगा, रिपल्सन होगा, है ना, पॉइंट चार्ज हो तो, क्योंकि पॉइंट चार्ज है तो उसका क्या है, डायमेंशन जीरो है, तो उसमें आपका ये जो इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस इफेक्ट। ये ड्यू टू इंडक्शन इसको बोलते हैं, इंड्यूस इफेक्ट की वजह से ऐसा चार्ज का सेपरेशन हो गया, है ना। तो यदि पॉइंट चार्ज हो तो पॉइंट चार्ज, है ना, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑलवेज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। लेकिन यदि दो चार्ज बॉडी हो, है ना, तो पॉजिटिव के बीच भी क्या हो सकता है, आपका अट्रैक्शन हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज बॉडी के बीच भी अट्रैक्शन हो सकता है ड्यू टू इंडक्शन की वजह से। इसीलिए आपका अट्रैक्शन जो है आपका श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज नहीं होता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज नॉट ए श्योर टेस्ट ऑफ, है ना, चार्ज बॉडी। आप अट्रैक्शन को देख करके ये नहीं बता सकते हो कि एक पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज बॉडी है। लेकिन रिपल्सन जो है ऑलवेज क्या होगा, श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज बॉडी होगा, है ना। चार्ज बॉडी का टेस्ट करने के लिए यदि रिपल्सन हो रहा है तो मस्ट भी एक क्या होगा, दोनों सेम नेचर का चार्ज होगा। यदि दो चार्ज बॉडी एक दूसरे को रिपेल कर रहा है तो उसका यही मतलब है कि दोनों पे, है ना, क्या है, आपका सेम चार्ज है, रिपल्सन यदि हो रहा है। लेकिन अट्रैक्शन हो रहा है तो क्लियरली नहीं बता सकते हैं कि दोनों बॉडी क्या, है ना। यदि रिपल्सन, ये क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो अट्रैक्शन कब होता है, एक, है ना, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच, है ना, अनलाइक चार्ज के बीच आपका अट्रैक्शन होता है। तो है ना, तो याद रखेंगे कि आपका अट्रैक्शन इज नॉट ए श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज बॉडी, है ना। तो इसी को लिख देंगे ड्यू टू इंडक्शन, है ना, स्टार दे करके, है ना, ड्यू टू इंडक्शन पॉजिटिव चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर। ड्यू टू इंडक्शन पॉजिटिव या सेम लाइक चार्ज, है ना, कैन बी अट्रैक्ट लाइक चार्ज बॉडी लिखते हैं, बॉडीज कैन बी अट्रैक्टेड ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है। इसीलिए लिखेंगे सो अट्रैक्शन इज नॉट ए श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज बॉडी, है ना। चार्ज बॉडी का श्योर टेस्ट नहीं है ना, क्योंकि यदि चार्ज बॉडी के बीच अट्रैक्शन हो रहा है तो आप क्लियरली नहीं बता सकते हो कि वो चार्ज बॉडी आपका सेम नेचर का है कि अपोजिट नेचर का है ना, इसे आप नहीं बता सकते हो। लेकिन यदि रिपल्सन हो रहा है तो मस्ट भी क्या बताना होगा कि दोनों बॉडी पे सेम नेचर ऑफ चार्ज है। बट रिपल्सन इज श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज बॉडी। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये आपका वीवीआई पॉइंट है। लेकिन वही यदि पॉइंट चार्ज की बात करें तो दो लाइक पॉइंट चार्ज एक दूसरे को ऑलवेज क्या करेगा, रिपेल करेगा, और दो अनलाइक पॉइंट चार्ज, है ना। पॉइंट चार्ज का मतलब, पॉइंट चार्ज हम लोग बोलते हैं जिसका डायमेंशन बहुत ही छोटा हो, नेग्लिजिबल हो, है ना, स्मॉल डायमेंशन हो, उसको हम लोग पॉइंट चार्ज बोलते हैं। तो पॉइंट चार्ज के बीच यदि सेम नेचर का पॉइंट चार्ज हो तो रिपल्सन होगा ही होगा, और अपोजिट नेचर का पॉइंट चार्ज है तो आपका अट्रैक्शन होगा ही होगा। चलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चा, एकदम कान खोल करके सुन लेंगे और इस पॉइंट को फटाफट आप लोग पॉज करके लिख लेंगे। चलिए बच्चा, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 3 पॉइंट चार्ज है ना, और तीनों पॉइंट चार्ज आपका एल डिस्टेंस पे है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखा हुआ है।
और हमको बोल रहा है फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज पार्टिकल। किसी एक चार्ज पार्टिकल पे हमको क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होता है, आपका ये जानते हो कि ये 60 डिग्री होता है। तो चलो ठीक है, ये चार्ज इधर के तरफ क्या करेगा, रिपेल करेगा। मान लेते हैं F फोर्स से रिपेल किया, है ना। और फोर्स बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दोनों का चार्ज का प्रोडक्ट और डिस्टेंस आपका L है। ये दोनों इस पे फोर्स लगाएगा तो ये इसको इधर क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये भी उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया F, है ना। क्यों दोनों का सेम हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज भी सेम और डिस्टेंस भी सेम, इधर भी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज भी सेम और डिस्टेंस भी सेम। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ये दोनों का क्या होगा, आपका सम होगा, है ना। एफ नेट मतलब हमको वेक्टर सम निकालना है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे क्या है, थीटा, और आप जानते हो थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए ठीक है, यही आपका क्या है, इसी को हम लोग मान लेते हैं F1 है और ये क्या है, F2 है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, F ही है, ठीक है। तो हमको निकालना है F नेट, है ना। इसी चार्ज पे तो F नेट क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2, मतलब वेक्टर सम, दो वेक्टर, है ना, दो वेक्टर का ये सम हो गया। तो आप लोग जानते हो, है ना, दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है। चलिए, तो हम लोग बोलेंगे F नेट जो होगा, F नेट वो किसके बराबर हो जाएगा, रूट अंडर, आप जानते हो A प्लस बी का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर के जोड़ का मैग्नीट्यूड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता था। तो यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, F, तो F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F इंटू कॉस क्या हो गया, थीटा। और जो यहाँ से फोर्स है ना, यहाँ से जो फोर्स आएगा उसको याद रख लेंगे बच्चा, मैग्नीट्यूड जो आएगा यहाँ पे क्या हो गया, 2F स्क्वायर और यहाँ पे 2F स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, याद रखेंगे, आप कॉमन ले लेंगे, 2F स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 1 प्लस क्या हो गया, कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं 2F स्क्वायर, और 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है ना। तो चलो यहाँ से क्या निकल गया, 2 को 2 है तो 2F कॉस, है ना, थीटा बाई 2, मतलब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, है ना। तो रिजल्टेंट क्या होता है, 2F कॉस थीटा बाई 2, दोनों के बीच का एंगल का आधा। यानी कि इस रिजल्ट को भी याद रखेंगे, F नेट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2F कॉस थीटा बाई 2। इस रिजल्ट को याद रखेंगे, बार बार हम लोग इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे, है ना। यदि दो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, है ना, तो रिजल्टेंट क्या होता है, 2F कॉस, दोनों के बीच का एंगल का आधा, है ना, 2F कॉस थीटा बाई 2। ये रिजल्ट को याद रखेंगे तो आपका, चलिए, तो F नेट कितना हो गया, F नेट का वैल्यू हम लोग रख दें, F नेट क्या हो जाएगा, यानी कि 2 तो हो ही गया, और F का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, है ना। F क्या है, दोनों के बीच, है ना, ये दोनों चार्ज के बीच, है ना, लगने वाला फोर्स। तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 यानी कि Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर इंटू कॉस, है ना, 60 बाई 2 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, है ना। तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3 बाई 2, है ना। तो √3 बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, √3 KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर। ये आपका नेट फोर्स हो गया। तो याद रखेंगे बच्चा, फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे। तो अगला सवाल हम लोग करते हैं। चलिए, अभी जो हमने देखा यहाँ पे, ठीक है, इसमें डायरेक्शन ये Q था, ये Q था और ये भी Q, ये इधर फोर्स लगाया F, ये इधर फोर्स लगाया F, दोनों के बीच का एंगल क्या था, 60 डिग्री था। तो रिजल्टेंट जो है दोनों के बीचों बीच होगा, F नेट जो है दोनों के बीचों बीच होगा, कितना होगा, 2F कॉस थीटा बाई 2, है ना। यहाँ पे थीटा आपका 60 डिग्री है। तो याद रखेंगे दोनों के बीचों बीच होगा, मतलब यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, इधर भी एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इस बात को भी याद रखेंगे, है ना, रिजल्टेंट कहाँ होगा, बीचों बीच होगा। चलिए, एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं बच्चा, एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। मान लेते हैं 4 आपका चार्ज है,
चार चार्ज है, एक यहाँ Q है, एक यहाँ Q है, एक यहाँ Q है और एक यहाँ Q है। Q है ना, Q सारा डिस्टेंस आपका L दिया हुआ है। तो फाइंड द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज। फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज पार्टिकल, है ना, किसी एक चार्ज पार्टिकल पे हमको नेट फोर्स क्या करना है, निकालना है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखेंगे ये इस पे जो फोर्स लगाएगा वो इधर की तरफ लगाया, अब ये जो इस पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ लगाएगा। अब देखो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि चार्ज का प्रोडक्ट भी सेम, लेंथ है ना, डिस्टेंस भी सेम, ये दोनों का चार्ज का प्रोडक्ट भी सेम, डिस्टेंस भी सेम। तो मान लेते हैं इसको हम लोग F मान लेते हैं, इसको हम लोग F मान लेते हैं। अच्छा बच्चा बोलेंगे F का वैल्यू क्या होगा, तो बोलेंगे K²/L²। यहाँ पर भी वही होगा। तो आप जानते हो है ना, दोनों के ये क्या बन गया, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना बच्चा, स्क्वायर है तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट किधर आएगा, बीचों बीच। ये आपका ये दोनों का रिजल्टेंट हो गया, इसका और इसका रिजल्टेंट बीचों बीच कितना हो गया, 2F cos थीटा, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री बाई 2 यानी कि 45 डिग्री, जो अभी हमने बताया। चलो हमने ये दोनों फोर्स के द्वारा लगाया गया चार्ज हमने, है ना, इस दोनों चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स हमने निकाल लिया, इतना आया। ये दोनों कट के रिजल्टेंट आपका इतना हो गया। तो बीचों बीच कितना एंगल होगा, 45, और इधर भी क्या हो जाएगा 45। चलिए ठीक है, ये आ गया। तो कितना आ गया मैग्नीट्यूड, है ना, कितना आ गया मैग्नीट्यूड, बोलेंगे कि F का वैल्यू चाहे आप तो रख दो, है ना, तो कितना हो जाएगा 2K²/L² इंटू cos 45। cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। ठीक है, चलिए ठीक है। अब ये चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये चार्ज भी इस पे फोर्स लगाया, कितना लगाएगा, इसको हमने F1 मान लिया है। कितना मान लिया, F1, है ना। तो ये भी एंगल क्या है 45 तो इसी के अलोंग लगेगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, आप जोड़ दोगे तो F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो आप F1 का वैल्यू क्या होगा। F1 का वैल्यू जो होगा आपका, ये L है, ये L है, तो ये क्या हो जाएगा √2L, डायगोनल L² + L², है ना, तो क्या हो जाएगा √2L। तो F1 चार्ज है Q1 Q2, Q और Q कितना हो जाएगा Q² और डिस्टेंस क्या है √2L का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया K²/2L²। ठीक है, और अब नेट फोर्स कितना हो जाएगा F नेट, है ना। तो हम लोग बोलेंगे इस दोनों का रिजल्टेंट तो ये वाला हुआ और प्लस F1, मतलब आपका कितना हो जाएगा 2F cos, है ना, 90 डिग्री बाई 2 प्लस कितना F1, है ना। तो यहाँ से कितना हो गया आपका, ये वैल्यू कितना आ गया 2K²/L² इंटू 1/√2, और F1 का वैल्यू आपका कितना आया। दोनों को हम लोग डायरेक्ट इसलिए जोड़ लिए हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट हम लोग रिजल्टेंट के लिए जोड़ लेते हैं। तो K²/2L², है ना। तो आप चाहेंगे तो इसको यहाँ से √2 से काट लेंगे, ठीक है, तो कॉमन ले लें आप, तो इधर क्या बच जाएगा √2 + 1/2 K²/L², यही आपका क्या हो गया F नेट की वैल्यू हो गई, F नेट की वैल्यू। ठीक है, याद रखेंगे बच्चा। फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे, फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। चलिए बच्चा, एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q डैश सो डैट द सिस्टम ऑफ द ऑल 4 चार्जेज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। 3 चार्ज है Q Q Q, इक्वल चार्ज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखा हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे आपका रखा हुआ है। ठीक है, चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे आपका रखा हुआ है। अब बोल रहा है कि Q डैश की वैल्यू कितना हो जिससे कि सारा का सारा सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, मतलब नेट फोर्स इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो और इस पे भी जीरो। अब ये चार्ज है, ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये इसको इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ही, है ना। याद रखेंगे कि आपका कौन सा इक्विलिब्रियम में रहेगा,
ये वाला चार्ज तो ऑलवेज इक्विलिब्रियम में रहेगा, चाहे कुछ भी रहे ये वाला चार्ज, है ना। ये वाला चूंकि ये कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पे। यदि मान लेते हैं क्यू डैश आपका क्या है, क्यू डैश आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर रिपल्सन, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा। और याद रखेंगे तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ये एफ, ये एफ, ये एफ, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम। और याद रखेंगे बच्चा, यदि इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स इक्वल एंगल बनाते हुए लगे तो रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो हो जाता है। जैसे आपका यहाँ पे एक फोर्स लग जाए एफ, यहाँ पे एक फोर्स लग जाए एफ, है ना, यहाँ पे एक फोर्स लग जाए एफ और यहाँ पे एक फोर्स लग जाए एफ, तीनों के बीच का यदि एंगल मान लो ये 120 है, ये भी 120 है और ये भी आपका 120 हो जाए, तो तीनों फोर्स मिल करके रिजल्टेंट कितना होगा, जीरो होगा। याद रखेंगे तीनों फोर्स मिल करके रिजल्टेंट आपका जीरो होगा यदि सारे फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो ये भी इस पे, ये चार्ज इस पे जो फोर्स लगाएगा वो जितना मैग्नीट्यूड का, ये तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा, तो रिजल्टेंट जीरो। यदि आपका क्यू डैश क्या हो गया, पॉजिटिव, और निगेटिव भी हुआ तो अट्रैक्टिव होगा, निगेटिव हुआ तो अट्रैक्टिव होगा। यदि क्यू डैश आपका निगेटिव हो गया, क्यू डैश आपका निगेटिव हो गया, तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। तो तीनों के बीच का एंगल सेम है और फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट एकदम जीरो होगा ही होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स इक्वल एंगल बनाए, है ना, तो रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आपका ये तो इक्विलिब्रियम में होगा ही, इस पे नेट फोर्स जीरो होगा ही, किस पे, क्यू डैश पे। अब किसी, है ना, जो कंडीशन आपको ये चार्ज के लिए है वही कंडीशन इसके लिए, वही कंडीशन इसके लिए। तो इस तीनों में कोई एक चार्ज यदि आपका इक्विलिब्रियम में हो गया तो बाकी सारा चार्ज क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में। तो चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं, ये वाला इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये वाला इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो अभी हमने निकाला था, अभी जस्ट हमने निकाला था कि नेट फोर्स कितना आ गया था। हमने देखा था यदि ये एफ लगाया, ये एफ लगाया, ये भी एफ लगाया, तो कितना हो गया था, 2f cos, है ना, दोनों के बीच का एंगल है आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री बाई 2। और जस्ट इसका वैल्यू कितना आया था, याद रखेंगे बच्चा, जस्ट इसका वैल्यू आया था √3kq² आया था, ठीक है। मतलब ये दोनों मिल करके आपका ये हो गया। अब ये चार्ज कितना फोर्स लगाए कि इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो बोलेंगे ये दोनों चार्ज मिल करके नेट फोर्स इतना लगाया, इतना ही फोर्स ये लगा दे क्यू डैश अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों कट के जीरो हो जाएगा और क्यू चार्ज किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में। तो ये इधर की तरफ कब फोर्स लगाएगा, जब क्यू डैश क्या हो जाए, नेगेटिव। तो इतना पता चल गया कि क्यू डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, क्यू डैश जो है कौन सा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए आप ये पूरा डिस्टेंस निकाल लो, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, है ना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये पूरा L है, आप जानते हो, यहाँ इस पे मिलाया, ये लेंथ कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। ये डिस्टेंस को आप याद ही रख लेंगे जो अभी निकलेगा। तो कितना हो जाएगा ये पूरा डिस्टेंस, है ना, बोलेंगे √L² प्लस L/2 का होल स्क्वायर, L/2 का होल स्क्वायर कितना हो गया बच्चा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे चला जाएगा, है ना, चलिए माइनस हो जाएगा, माइनस, चूँकि ये तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना, ये हाइपोटेनस है, ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर निकालना है, तो स्क्वायर कर लिए। तो 4L² में से L² चला गया, क्या हो गया, √3, यानी कि √3L/2 आपका इतना आ गया, √3, है ना, L/2 आपका आ गया। चलिए ठीक है, आपको अब ये वाला डिस्टेंस निकालना है। मान लेते ये x है, तो ये वाला भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x। तो x आप जानते हो कि आपका मीडियन ये हो गया, ये क्या हो गया आपका मीडियन हो गया। मीडियन को सेंटर किसके रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में। तो ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगा, इस लेंथ का 2/3 टाइम्स, है ना, 2/3 टाइम्स, तो यानी कि √3L/2 × 2/3, है ना। तो इससे ये कट गया और ये आपका √3 से √3 कट गया, यानी कि L/कितना हो गया, √3, है ना, याद रखेंगे। नहीं तो
सबसे बेहतर तरीका है, यदि ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो ये वाला इसको भी मिटा सकते हैं और आप मान लेंगे कि ये कितना एंगल है 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया l/2 है ना। तो l/2 क्या हो जाएगा, देखो l/2 बराबर कितना हो जाएगा x cos 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पे l/2 बराबर x cos 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चा, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। तो 2 से 2 कट गया, x का वैल्यू कितना हो गया l/√3। तो इस वैल्यू को याद ही रखेंगे, x जो है आपका ये कितना हो जाएगा l/√3। x का वैल्यू यहाँ पे l/√3 होता है, l/√3। तो चलिए इससे ही निकालेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा, l/√3 हो गया। चलिए ठीक है, तो अब ये वाला जो फोर्स मान लेते हैं इसको F1 किसके बराबर हो जाए, है ना। इक्विलिब्रियम में रहने के लिए F1 किसके बराबर हो जाए, √3kq²/L² के बराबर हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब तो ये तो पता चल गया कि q डैश की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना। नेगेटिव होगा तो q डैश की हम लोग यहाँ पे फोर्स का जब हम लोग मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो सिर्फ हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा, q डैश q अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है x क्या है √3 है ना, l/√3 है, l/√3 का होल स्क्वायर = k है ना, √3 kq²/L² हो गया। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 3k है ना q डैश q अपॉन L² = √3 kq²/L²। चलिए ठीक है, L² से L² चला गया, एक q से एक q चला गया, k से k चला गया, और यदि इधर काटना चाहें तो आपका ये √3। तो q डैश की वैल्यू कितना हो गया बच्चा, q डैश की वैल्यू q/ कितना है √3 हो गया। और लेकिन चूंकि ये निगेटिव है देयरफॉर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर है ना, q डैश आपका क्या हो जाएगा निगेटिव q/√3 है ना। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। ऐसा ही एक और सवाल हम लोग करते हैं, जल्दी से इसको पॉज करके आप लोग लिखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चा, ये Q 3 चार्ज पार्टिकल है, सबका मास इक्वल है, m है, तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखा हुआ है, और है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड आपका L आपका दिया हुआ है, L गिवन है। ठीक है, और सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है वो -q चार्ज है, और ये वर्टिसेस पे रखा हुआ चार्ज जो है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस तरह से मोशन कर रहा है कि हमेशा क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बन रहा है ना। और कितना स्पीड से, v कांस्टेंट स्पीड से आपका क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो बोल रहा है v का वैल्यू क्या होगा, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ v सच डैट ऑल 3 चार्जेस है ना, चार्ज पार्टिकल और 3 चार्ज पार्टिकल्स है ना मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ एज शोन। ठीक है, दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे v का वैल्यू निकालेंगे, v का वैल्यू क्या होगा आपको पता होना चाहिए है ना, कि ये आपका q है, मास m है, ये इधर की तरफ फोर्स लगाया और ये इधर की तरफ फोर्स लगाया, ये दोनों कैंसिल होकर के रिजल्टेंट आपका कितना आया था बता, है ना कितना आया था याद है, बोलेंगे √3 kq²/L² आया था। ठीक है, अब ये q चार्ज है और ये -q चार्ज है, तो ये इधर की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अट्रैक्ट करेगा, कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, हमने इसको मान लेता है F1। तो F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, F1 का वैल्यू बोलेंगे F1 का वैल्यू हो जाएगा k, और यही डिस्टेंस को हम लोग x बोलते थे है ना, तो क्या हो जाएगा kq²/x² है ना, x²। तो x का वैल्यू कितना आया था याद करेंगे बच्चा, x का वैल्यू हमारा आया था, याद रखेंगे x का वैल्यू होता है L/√3 का होल स्क्वायर। तो कितना चला गया 3kq² है ना L²। चलिए इतना आ गया हमारा F1 का वैल्यू। तो अब इस पे नेट चार्ज हमको है ना, आप सर्कुलर मोशन में पढ़े होंगे, कोई पार्टिकल तभी सर्कुलर मोशन कर सकता है जब उसको नेट फोर्स सेंटर की तरफ किसके बराबर हो जाए, मास इनटू
सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बराबर हो जाए या नॉर्मल एक्सीलरेशन या रेडियल एक्सीलरेशन के बराबर हो जाए। मतलब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन तभी करेगा जब सेंटर की तरफ फोर्स लगे और उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाए, mv²/r के। है ना, नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितना लगेगा, एफ नेट सेंटर की तरफ कितना लग रहा है बच्चा, एफ नेट कितना लग रहा है, बोलेंगे F1 इधर की तरफ लग रहा है और ये इधर की तरफ लग रहा है, F1 माइनस, है ना, इधर क्या बोलेंगे √3 KQ²/L²। F1 का वैल्यू कितना हो गया बच्चा, बोलेंगे 3 KQ²/L² माइनस √3 KQ²/L², इतना हो गया। आप इसको, ये नेट फोर्स हो गया। और सर्कुलर मोशन के लिए, है ना, हम लोग यदि इसको और अच्छे से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस √3 KQ²/L² हो गया। चलिए ठीक है, हम लोग जानते हैं वी नो डैट यदि कांस्टेंट स्पीड से, वी क्या है आपका, कांस्टेंट है ना, स्पीड आपका कांस्टेंट है। तो जब आपका स्पीड कांस्टेंट हो और सर्कुलर मोशन करे तो एक ही एक्सेलरेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, या उसी को हम लोग सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो क्या जानते हैं हम लोग, एफ नेट, है ना, एफ नेट या नेट फोर्स अलोंग कौन सा डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन बराबर मास इनटू नॉर्मल एक्सेलरेशन। और नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना हो जाता है बच्चा, है ना, mv²/r, है ना। तो यहाँ पे एफ नेट कितना आ गया, 3 माइनस √3 KQ²/L² इज इक्वल टू मास v², और r कितना हो जाएगा, यही ना x r है, यही r है, तो x है ना, mv²/r हो जाएगा, ठीक है। और यही x r क्या है, x है, और x क्या है, x क्या है बच्चा, हम बताए थे L/√3 होता है, याद रखेंगे, है ना। तो आपका यहाँ पे ये r का वैल्यू आप रख देंगे, है ना, r के जगह पे डायरेक्ट हम लोग L/√3 रख देते हैं, ठीक है। तो चलिए, एक L से तो L कट गया, ये आपका ऊपर चला जाएगा, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो v का वैल्यू कितना हो गया, v का वैल्यू जो हो गया आपका, ये ऊपर चला जाएगा और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो कितना हो गया, बोलेंगे KQ² और m भी डिवाइड हो जाएगा, m इंटू 3 माइनस √3/√3 का √ओवर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आया। चलिए, है ना। तो यदि इसको डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे √3 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर आपका जो v का फाइनल वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, बोलेंगे KQ²/m। और बच्चा एक L यहाँ पे बच ही गया था, तो L भी रहेगा, है ना, L भी रहेगा, LM कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1, ये हो गया, है ना। कुछ नहीं किए हैं, हमने नेट फोर्स निकाल लिया, और नेट फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा तभी ये सर्कुलर मोशन कर सकता है। तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ हमारा निकल गया, आपका इतना आया, और इस फोर्स को आप किसके बराबर कर दिए, सेंटीपिटल फोर्स के बराबर, है ना, सेंटीपिटल फोर्स के बराबर आपने इसको कर दिया। नेट फोर्स अलोंग नॉर्मल डायरेक्शन बराबर मास इनटू नॉर्मल एक्सेलरेशन, और आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, v²/r होता है, और यही आपका r है ना। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे। चलिए बच्चा, आपका एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर का साइड आपका L L L L है ना, और चार्ज स्क्वायर के वर्टिसेज पे Q टोटल 4 चार्ज है, और एक सेंटर पे रखा हुआ है Q डैश चार्ज, और ये आपका चारों चार्ज का वैल्यू आपको गिवन है, L भी गिवन है, Q डैश का वैल्यू का रहा है निकालने के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ Q डैश सच डैट ऑल 5 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, जिससे कि चारों, है ना, ये पांचों चार्ज आपका इक्विलिब्रियम में हो। और आपको पता होना चाहिए Q डैश तो इक्विलिब्रियम में होगा ही। मान लो ये दोनों, ये इसको इधर फोर्स लगाएगा, ये इसको उधर फोर्स लगाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। मतलब Q डैश की वैल्यू कुछ भी हो, Q डैश तो इक्विलिब्रियम में होगा ही। बाकी यदि इस चारों में कोई एक इक्विलिब्रियम में आ गया तो जो कंडीशन इसके लिए है वही कंडीशन इसके लिए, वही कंडीशन इसके लिए, वही कंडीशन इसके लिए। तो किसी एक को हम लोग इक्विलिब्रियम में करके देख लेते हैं और उससे हम लोग Q डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जस्ट हमने इससे पहले देखा था कि ये इस पे फोर्स लगाया था इधर की तरफ, ये इस पे फोर्स लगाया था इधर की तरफ, है ना। हमने इसको F माना था, तो इधर नेट फोर्स कितना आ गया था, बीचों बीच कितना आ गया था, बोलेंगे 2F cos, है ना,
90 का आधा 90 डिग्री बाई 2 बताया था, है ना। ये यदि एफ है, ये दोनों मिल करके आपका इतना हो गया। कितना हो गया बच्चा? तो cos 45 की वैल्यू कितना होता है बच्चा? cos 45 की वैल्यू 1/√2, √2 से, है ना, 1/√2 इंटू 2, √2 क्या हो जाएगा? √2f हो गया। तो ये दोनों मिल करके √2f हो गया। चलिए बहुत अच्छा। अब ये चार्ज इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, हमने माना F1 लगाया, तो F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलेंगे F1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो KQ² बाई यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो गया था? √2L हुआ था, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो गया? KQ² बाई 2L², है ना। इतना हो गया F1 की वैल्यू। तो अब ये सारा चार्ज मिल करके इस पे नेट फोर्स ये दोनों लगाया। अब यही बच गया Q डैश यदि आपका इधर के तरफ कुछ फोर्स लगा दे और जिसका वैल्यू ये मान लेते हैं F2 है, F2 का वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर हो जाए तो आपका ये चार्ज Q चार्ज किस में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में। और ये इक्विलिब्रियम में, इसके लिए भी वही कंडीशन, इसके लिए भी वही कंडीशन, इसके लिए भी वही कंडीशन। मतलब F2 का वैल्यू किसके बराबर हो जाए? फॉर इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए F2 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? F1 प्लस √2f के बराबर हो जाए, है ना। अब सवाल है कि F2 का वैल्यू क्या होगा? तो ये दोनों के बीच की दूरी कितना होगा? ये वाला दूरी। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना था? ये इसको हम लोग x मानते हैं। तो इस कंडीशन में x क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना था? √2L और उसका ये आधा हो जाएगा। तो कितना हो गया? L/√2। समझ में आया बच्चा? L/√2 x की वैल्यू। तो F2 कितना हो जाएगा? बोलेंगे K। और देखेंगे ये इधर की तरफ तभी फोर्स लगा सकता है जब Q, है ना, Q डैश का वैल्यू क्या हो जाए? निगेटिव। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे Q डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा? ये निगेटिव चार्ज होगा, तभी इक्विलिब्रियम में रह पाएगा, है ना। Q डैश आपका निगेटिव होगा तभी इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। अब चलिए हम लोग Q, है ना, लगाते हैं, है ना। ये F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? K, है ना। और याद रखेंगे यहाँ पे मैग्नीट्यूड जब लिखते हैं तो सिर्फ उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं। तो Q डैश, ठीक है, Q डैश इंटू Q अपॉन x²। और इधर कितना हो गया? F1 का वैल्यू आया था यहाँ से KQ² बाई L, है ना, 2L²। और इधर कितना आ गया था? √2। और F का वैल्यू कितना हो गया? F का वैल्यू हो जाएगा KQ² बाई L², ठीक है। चलिए बहुत अच्छा बच्चा, है ना। अब x का वैल्यू आप रख देंगे L/√2। तो L/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 पर चला गया, 2KQ' बाई L²। और यहाँ पे चाहें तो आप कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा? इसमें √2 बचेगा और प्लस 1/2 इंटू KQ² बाई L² हो गया। चलिए K से K चला गया, √2, है ना, L² से L² चला गया, एक Q से Q चला गया। याद रखेंगे Q डैश का वैल्यू फाइनल जो लिखेंगे उसमें निगेटिव लगा के लिखेंगे क्योंकि Q डैश की वैल्यू आपका निगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे Q डैश की वैल्यू कितना हो गया? तो 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो Q डैश की वैल्यू कितना हो गया? बोलेंगे √2 प्लस 1/2 इंटू Q/2, है ना। इतना ही हुआ ना। देयरफॉर चूँकि Q तो आपका निगेटिव है तो Q डैश की वैल्यू, Q डैश आपका निगेटिव है इसीलिए Q डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस, है ना। ये चाहे तो 2 को इधर भेज लें, है ना, चाहे आप 2 को इधर भेज लें, नहीं तो रहने देते हैं। बोलेंगे √2 प्लस 1/2 इंटू Q/2। इतना आपका, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, है ना। इतना चार्ज आप रखोगे तो ऑल 5 चार्ज आपका इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब हर चार्ज पे नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। तो फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे, है ना। क्या किए हैं एक बार फिर से देख लीजिए बच्चा। ये 4, है ना, टोटल 5 चार्ज है। 4 आपका स्क्वायर के वर्टिसेस पे है, एक आपका बीच में है। तो बीच में है तो इस पे नेट फोर्स 0 होना ही होना है। क्यों? क्योंकि ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस पे इधर की तरफ लगाएगा, ये चार्ज इस पे इधर की तरफ लगाएगा। और हर फोर्स की वैल्यू क्या है ना, हर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है। और हमने बताया कि यदि कांस्टेंट फोर्स इक्वल एंगल बना के लगे किसी पॉइंट पे, किसी पार्टिकल पे, तो नेट फोर्स क्या देगा? 0 देगा, है ना। तो इस पे Q डैश पे तो नेट फोर्स 0 हो गया। अब वो कोई भी एक सब क्या है? चारों के चारों चार्ज जो है सेम कंडीशन में, तो किसी एक पे
किसी एक चार्ज जो है आपका यदि इक्विलिब्रियम में आ गया तो बाकी सबको इक्विलिब्रियम में होना पड़ेगा। तो यहाँ पे Q को देख लिया। अब ये Q पे ये Q जो फोर्स लगाया वो F लगाया, जिसका रिजल्टेंट आ गया क्या चीज, √2F आ गया, है ना, √2F आ गया। और ये वाला जो चार्ज है इस पे जो फोर्स लगाया उसको हमने F1 माना, और F1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों का चार्ज का प्रोडक्ट, तो KQ², और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, √2L हो जाएगा। तो √2L का होल स्क्वायर इतना आ गया। अब ये 3 चार्ज मिल करके इधर की तरफ फोर्स लगाया, आप एक ही बच गया, है ना, एक ही चार्ज Q' बच गया। अब ये Q' इधर के अपने तरफ यदि इसको खींचेगा, और ये अपने तरफ तभी खींच पाएगा जब एट्रैक्टिव लगे, और एट्रैक्टिव लगने के लिए Q' की वैल्यू क्या होना पड़ेगा, निगेटिव, तो Q' का वैल्यू निगेटिव हो गया। अब हमने इस फोर्स को माना है F2, तो F2 आपका ये दोनों के यदि बराबर हो जाए, ये दोनों के सम के बराबर हो जाए, तो आपका Q पे नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा। तो इसीलिए इक्विलिब्रियम के लिए F2 बराबर F1 प्लस √2F, चूँकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट आपका जुट गया, है ना, जुट गया। और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट तभी 0 हो सकता है जब ये और ये दोनों का सम बराबर हो जाए। तो हमने बराबर किया और Q' की वैल्यू निकाल लिया। तो फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे बच्चा। देखेंगे एक रिंग आपका दिया हुआ है, और इस रिंग पे टोटल चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा है, यूनिफॉर्मली, सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बंटवारा जो है यूनिफॉर्मली किया हुआ है ना। और टोटल चार्ज जो रिंग पे है वो पॉजिटिव चार्ज है और आपका कैपिटल Q है, और एक चार्ज आपका सेंटर पे रखा हुआ है प्लस स्मॉल q चार्ज है, और इस रिंग का रेडियस r है। तो बोल रहा है कि इस रिंग में टेंशन कितना डेवलप होगा, फाइंड द टेंशन इन रिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉइंट चार्ज प्लस Q, है ना। मतलब इस रिंग में, है ना, इस रिंग में आपका टेंशन कितना डेवलप होगा, ठीक है, टेंशन कितना डेवलप होगा वो हमको निकालना है। तो अब सवाल है बच्चा कि रिंग पे यदि बात करेंगे, रिंग पे तो सब जगह चार्ज है, ठीक है, सब जगह चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, समझेंगे बात को। अब ये Q चार्ज है, तो इस Q चार्ज को यहाँ वाला चार्ज इधर, है ना, इधर रिपेल किया, ये इधर रिपेल किया, ये इधर रिपेल किया, ये इधर रिपेल किया, ये इधर ढेर सारा चार्ज है, एक चार्ज ये ढेर सारा चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस Q चार्ज पे सब तरफ से फोर्स लगाया, तो इस Q चार्ज पे नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स 0 हो गया, F नेट 0 हो गया। और सेम, है ना। अब ये प्लस चार्ज यहाँ पे Q यहाँ पे है, अब ये चार्ज यहाँ वाले चार्ज को इधर रिपेल किया, इसको इधर रिपेल किया, इसको इधर रिपेल किया, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, है ना, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर रिपेल किया। तो नेट फोर्स रिंग पे भी 0 हो गया, है ना। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स इक्वल एंगल बनाते हुए लगे, तो नेट फोर्स क्या हो जाता है, 0। तो बोलेंगे रिंग पे तो नेट फोर्स 0 लगेगा, है ना, रिंग पे भी नेट फोर्स 0 लगेगा, और सेंटर में भी Q चार्ज है उस पर भी आपका नेट फोर्स क्या लगेगा, 0 लगेगा। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि रिंग में टेंशन कितना डेवलप होगा। तो टेंशन के लिए हमको देखना पड़ेगा, है ना, एक छोटे से पार्ट को लेकर के तब हमको रिंग का एक छोटा टुकड़ा करेंगे, है ना। टेंशन जो डेवलप होता है ना, हमने बताया था कि स्ट्रिंग का एक पार्ट दूसरे पार्ट पे जितना फोर्स लगाता है, जिस फोर्स से अपने तरफ खींचता है उसको हम लोग टेंशन बोलते हैं। तो उसी तरह से रिंग का एक पार्ट दूसरे पार्ट को जितना फोर्स से अपने तरफ खींचेगा उसी को यहाँ पे हम लोग टेंशन बोलेंगे। तो हम लोग एक छोटा सा पार्ट लेकर के उस पर ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग एक रिंग ले लेते हैं हम, है ना। रिंग तो यहाँ पे है, चलिए हम लोग इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिए। इसलिए हम लोग छोटा सा पार्ट लेते हैं बच्चा कि कूलम्स लॉ जो वैलिड है वो पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है ना। ये रिंग का है, आपका छोटा सा टुकड़ा लिए हमने, इधर भी है आपका, है ना। और ये छोटा सा टुकड़ा लिए, ये यहाँ पे एंगल बना रहा है d थीटा। कितना एंगल बना रहा है, d थीटा। और इस पे जो चार्ज आ गया वो बोलेंगे dq चार्ज आ गया। कितना आ गया, dq चार्ज। अब ये एंगल d थीटा है तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ये बोलेंगे
इसका लेंथ कितना हो जाएगा, है ना, इसका लेंथ आपका कितना हो जाएगा, बोलेंगे इसका लेंथ आपका, आप जानते हो है ना, इसका लेंथ हमने dl माना तो बोलेंगे d थीटा बराबर क्या होता है, dl बाई r होता है ना। तो dl की वैल्यू कितना हो जाएगा, d थीटा r d थीटा, r d थीटा, तो इसका लेंथ जो हो जाएगा r d थीटा हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे q चार्ज रखा हुआ है, ये q चार्ज, और ये थोड़ा सा हम बड़ा दिखा रहे हैं, ये बहुत छोटा है ना, ये बहुत क्या है आपका, छोटा है। तो ये q चार्ज इस पर क्या करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, है ना, इधर की तरफ फोर्स लगाया, ये फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, ये फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे के क्यू, और इस छोटे से एलिमेंट, ये छोटा सा पार्ट है, बहुत स्मॉल है, लेकिन दिखाने के लिए हमने बड़ा दिखा दिया है ना, हमने दिखाने के लिए बड़ा दिखा दिया है, इसीलिए है ना, दिखाने के लिए हमने इसको बड़ा दिखा दिया है। ठीक है, ये आपका फोर्स इधर लगा रहा है, इधर रिपेल करेगा, एफ फोर्स से आपका रिपेल किया। ठीक है, ये बहुत छोटा है ना, चूंकि कूलम्स लॉ वैलिड है पॉइंट चार्ज के लिए, तो ये छोटा होगा तभी पॉइंट चार्ज बनेगा, इसीलिए बहुत छोटा लिए, इसीलिए देख रहे हो एंगल क्या है, डी थीटा, ये बहुत छोटा है, चूंकि दिखे इसीलिए हमने यहाँ पे बड़ा दिखाया है। चलिए, तो के क्यू इंटू क्या हो जाएगा, डी कैपिटल क्यू, है ना, इस छोटे से एलिमेंट पे कितना चार्ज माना, डी क्यू माना, तो के क्यू डी कैपिटल क्यू अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये रेडियस के बराबर है आर स्क्वायर। इतना फोर्स से ये इधर फोर्स लगा रहा है, तो इसको यहाँ से टूट के चला जाना चाहिए, लेकिन ये रिंग से बंधा हुआ है, तो रिंग इस पे टेंशन इधर के लगाया टी, है ना, ये भी पार्ट यहाँ से भागना चाहेगा तो इधर रिंग खींचेगा, है ना, क्या लगाया, टेंशन टी लगाया। ठीक है, अब ये रिंग आपका लगाया टेंशन, आपका कितना, टी टेंशन लगाया। ठीक है, अब देखते हैं ये टेंशन का नेट, है ना, वैल्यू जो हो जाएगा, आप यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। आप यहाँ पे उसी तरह से देख लो, तो ये आपका डी थीटा बाई 2, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई 2 हो जाएगा, है ना, ये टेंशन है तो ये क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई 2। उसी तरह से यहाँ पे ऐसे करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, डी थीटा बाई, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे डी थीटा बाई 2, तो ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई, है ना, डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। उसी तरह से आप इसको इधर कर लो, तो ये डी थीटा बाई 2, तो ये क्या है, 90 माइनस डी थीटा बाई 2, तो ये आपका डी थीटा बाई 2 हो गया। तो टी का दो कंपोनेंट, एक हो जाएगा इधर के तरफ, क्या हो गया, टी जिससे एंगल बनाता है, ये क्या हो जाएगा, टी कॉस, है ना, डी थीटा बाई 2, डी थीटा बाई 2, है ना, और इधर क्या हो जाएगा, टी साइन डी थीटा बाई 2। उसी तरह से इसका भी टी कम, है ना, कॉस हो जाएगा, टी कॉस डी थीटा बाई 2, और इधर की तरफ कितना हो जाएगा, टी साइन डी थीटा बाई 2। अब बोलेंगे ये वाला कॉस वाला दोनों कट गया, अब इधर के तरफ टी का दो कंपोनेंट बचा है, किधर के तरफ, इधर के तरफ, ये इस फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो बोलेंगे चूंकि आपका क्या है ना, रिंग का ये पार्ट आपका इधर, है ना, टूट करके नहीं जा रहा है, टेंशन इसको रोक ले रहा है, तो टेंशन के द्वारा इस छोटे से पार्ट पे लगाया गया टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 2t साइन डी थीटा बाई 2 बराबर किसके हो जाएगा, एफ के, है ना। तो यहाँ पे 2t और साइन डी थीटा बाई 2, यदि एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा के बराबर हो जाता है, तो है ना, साइन को हटा देंगे, क्या बच जाएगा, डी थीटा बाई 2 बराबर एफ, और एफ का वैल्यू क्या है, के क्यू डी क्यू बाई क्या चीज़, आर स्क्वायर, है ना। चलिए ठीक है, ये इससे तो आपका कट गया, तो यहाँ पे टी इंटू डी थीटा इज इक्वल्स टू के स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू की वैल्यू हम लोग लिखने जा रहे हैं, कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या होगा, है ना। आप बोलोगे कैपिटल क्यू चार्ज पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट है, कितना लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है, 2 पाई आर लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है, कितना चार्ज, कैपिटल क्यू। तो क्यू पाई आर लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कैपिटल क्यू, इसीलिए कितना लेंथ पे, 1 लेंथ पे कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू बाई 2 पाई आर, इसीलिए कितना लेंथ है बच्चा, ये वाला dl जो है, dl कितना है, आर डी थीटा, इसीलिए आर डी थीटा लेंथ पे कितना चार्ज होगा, बोलेंगे कैपिटल क्यू इंटू, है ना, कैपिटल क्यू इंटू 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा,
है ना, आर डी थीटा। तो है ना, ये चार, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डी क्यू बोलेंगे, डी कैपिटल क्यू। तो डी कैपिटल क्यू क्या हो गया, क्यू चार्ज कितना लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है, 2 पाई आर पे, कितना लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है ना, कितना लेंथ पे का चार्ज आपको निकालना है, आर डी थीटा का। तो आर डी थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये थीटा, डी थीटा से डी थीटा चला गया, है ना, एक आर से एक आर चला गया, ठीक है। तो टेंशन का वैल्यू आपका क्या हो गया, है ना, टेंशन का वैल्यू, देयरफॉर जो आपका टेंशन आया वो कितना आया, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, क्या आ गया, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। इस रिजल्ट को याद ही कर लेंगे, इस रिजल्ट को क्या कर लेंगे, याद ही कर लेंगे। क्या हो जाएगा, है ना, बोलेंगे कि यदि दो, अच्छा मान लो दोनों चार्ज पार्टिकल है, एक कैपिटल क्यू एक स्मॉल क्यू, तो कितना फोर्स लगना चाहिए, के क्यू कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। तो टेंशन पूछेगा तो चूंकि एंगल, है ना, कितना सरकमफ्रेंस है, कितना एंगल बना रहा है टोटल में, 2 पाई, तो 2 पाई से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। याद रखने का एक तरीका हो गया, याद रखेंगे टेंशन का वैल्यू क्या हो गया, के क्यू कैपिटल क्यू बाई 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट पॉज करके लिख लेंगे और आज हम लोग यही क्लास को एंड करते हैं। फिर अगले क्लास में फिर और क्वेश्चन करेंगे और तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।